आज से मैं विश्व भूगोल के साथ साथ भारतीय भूगोल की कक्षाएं भी प्रारंभ कर रहा हूं। जैसा कि आप कह रहे थे कि साथ साथ में भारतीय भूगोल भी चलते रहना चाहिए, तो एक एक हफ्ते के अंतराल पर मैं विश्व भूगोल फिर भारतीय भूगोल, इस तरह से एक एक हफ्ते के अंतराल पर मैं आगे ले चलूंगा इसे। और मैं बताना चाहूंगा कि विश्व भूगोल से भी ज्यादा प्रश्न भारतीय भूगोल से आते हैं। किसी भी प्रश्न पत्र में आमतौर पर ऐसा होता है कि भारतीय भूगोल से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं विश्व भूगोल की अपेक्षा। तो भारतीय भूगोल में पहला जो अध्याय है वो है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत के भूगोल का परिचय मतलब इसका विस्तार और स्थिति। चैप्टर को स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं भारत का विस्तार और अवस्थिति। भारत का विस्तार और अवस्थिति ग्लोब पर। तो ये है भारत का पहला अध्याय। भारतीय भूगोल में भी सबसे ज्यादा प्रश्न मैंने ध्यान दिया है अक्सर भारत के विस्तार और अवस्थिति से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा और जटिल होता है। इसमें कई तरह की बातें शामिल होती हैं। भारत का क्षेत्रफल, अक्षांश से संबंधित बातें, देशांतर से संबंधित बातें, मानक समय रेखा से संबंधित बातें, तटीय सीमा से लगी हुई बातें, भारत की स्थलीय सीमा से जुड़ी हुई बातें, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन राज्य कितने राज्यों से सीमा बना रहा है, छोटे राज्य, बड़े राज्य, कहाँ कैसा समुद्र है, कौन सी खाड़ी है, कौन से द्वीप हैं। तो बहुत विविधता है भारत की स्थिति और विस्तार वाले चैप्टर में, बहुत ही विविधता होती है। इसलिए यहाँ से प्रश्न अधिक होते हैं और गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यह है भारत का मानचित्र जो बना हुआ है। इसका जरा सा परिचय दे दूं, उसके बाद में भारत की स्थिति और विस्तार प्रारंभ करता हूं एक एक पॉइंट। यह भारत जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, नीचे श्रीलंका है ये द्वीप के रूप में। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर उत्तर में अफगानिस्तान है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी लाल रंग से नाम लिखे हुए हैं ना, भारत के पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत के उत्तर में हिमालय पर नेपाल। नेपाल के उत्तर में बहुत विशाल देश चाइना। चाइना का क्षेत्रफल भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। चाइना उत्तर में ब्लैक बोर्ड पर दिखाया नहीं जा सकता। उसके बाद नेपाल के पूर्व में भूटान, ये सिक्किम है राज्य। नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा भारतीय राज्य है? सिक्किम। और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के पश्चिम में यहाँ पर एक देश है, उसमें बांग्लादेश कहते हैं। बीटी अर्थात बांग्लादेश, BH अर्थात भूटान। भारत के पूर्व में जो देश है उसे हम कहते हैं म्यांमार, MY अर्थात म्यांमार। तो ये भारत का द्वीप है, लक्षद्वीप। और यहाँ पे भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का। यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे लिखने की सुविधा की दृष्टि से जरूरत पड़ेगी तो मैं दर्शाऊंगा अंडमान निकोबार को। तो ये है भारत और भारत के पड़ोसी देश आपने देखा। आइए स्टार्ट करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। भारत के क्षेत्रफल से बात करते हैं, ठीक है। जो भारत आपको दिखाई दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु, और द्वीपों को लेकर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वगैरह द्वीपों के लिए लीजिए दमन द्वीप। तो द्वीपों को लेकर भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000। ये 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, यह भारत का क्षेत्रफल। सुविधा की दृष्टि से रटने में सुविधा हो इसलिए हमने इतना लिखवाया। ऐसे तो है 32,87,000 समथिंग, 87,000 के बाद समथिंग है, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। सारा रट के क्या करेंगे? एग्जाम में पूछेगा, अगर नहीं समय पे याद आया तो सारा बेकार है। समय पे याद आने के लिए जरूरी है कि इतना ही याद रखिए, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। ओके। अक्सर पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। 2 तरह के गोलार्ध होते हैं। मैं जब अक्षांश और देशांतर वाला चैप्टर पढ़ा रहा था विश्व भूगोल में, अक्षांश और देशांतर, वहां पे बताया था कि 2 तरह के गोलार्ध होते हैं। एक तो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध। आइए यहाँ पे देखें। विषुवत रेखा धरती को 2 स्पष्ट भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में जो पृथ्वी का हिस्सा है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत यहाँ पर स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर भारत के प्रायद्वीपीय हिस्सा देख रहे हैं, ये नीचे वाला, ये हमने दिखाने का प्रयास किया है। भारत यहाँ पर स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध का देश है? उत्तरी गोलार्ध का। स्पष्ट हो गया, भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। ओके।
ये तो हो गया 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में भी बांटा गया है। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? उत्तर से लेकर दक्षिण तक पृथ्वी पर ऐसे कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? 360, क्योंकि कोई भी गोल वस्तु 360 डिग्री की होती है, तो इसलिए उस पर 360 रेखाएं खींच दी गई हैं एक एक डिग्री के अंतर पर। तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। हमने लंदन के ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से जो देशांतर रेखा गुजरती है, यहाँ पे लंदन और ये लंदन का ग्रीनविच, यहाँ पर तो जो देशांतर रेखा ग्रीनविच से गुजरती है लंदन के, उसको हमने 0 डिग्री देशांतर मान लिया। कितना? 0 डिग्री। ये तो 0 डिग्री अक्षांश है विषुवत, और ये 0 डिग्री देशांतर। टोटल देशांतर रेखा है 360। उसको हमने 2 भागों में बांट लिया है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। कैसे? 0 डिग्री देशांतर से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। 0 डिग्री देशांतर से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को कौन सा गोलार्ध कहा जाता है? पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री देशांतर से लेकर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो 0 से लेकर 180 डिग्री देशांतर वाला, पूर्वी देशांतर वाला जो पूर्वी गोलार्ध है, भारत उसी के अंतर्गत आता है, अर्थात भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। इस तरह से भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत किस गोलार्ध में है, अगर उत्तर में केवल उत्तरी और दक्षिणी है विकल्प में, तो आप कहेंगे उत्तरी। अगर 4 विकल्पों में उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिणी, पश्चिमी करके है, तो आप किसको चुनेंगे? उत्तरी और पूर्वी। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। उत्तरी अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में, और पूर्वी गोलार्ध अर्थात ग्रीनविच देशांतर के पूर्व में। स्पष्ट हो गया? ठीक। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। स्पष्ट हो गया कि क्यों कहते हैं कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है? ठीक। हम चाहते हैं कि आपको, हो सकता है कि आप जानते भी हो ये सब बातें, हम चाहते हैं कि अगर आप नहीं भी जानते हो तो आप स्पष्ट हो जाएं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। क्योंकि भूगोल में अगर समझ नहीं पैदा हुई तो फिर भूलने में बड़ा ही आसानी हो जाती है, फटाक से भूल जाएंगे चीजों को। लेकिन इस तरह से समझेंगे तो भूलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अक्सर सवाल बनता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। हम रट तो लेते हैं, बहुत लड़की में देखता हूं रट लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है। क्या करना है? अंकों में रटना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से 37.6, 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश रट लिया, लेकिन समझ में नहीं आया। समझ में आना जरूरी है, नहीं तो बहुत जल्दी भूल जाएगा। ये है 0 डिग्री अक्षांश। कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं? 180, 90 उत्तर में और 90 दक्षिण, 181 अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो 90 डिग्री अक्षांश होता है वो एक पॉइंट के रूप में होता है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत, उत्तर में अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है घटती जाती है। उत्तर में जैसे जैसे जाएंगे अक्षांश रेखाओं की लंबाई देखिए घटती जाती है, और ध्रुवों पर अक्षांश रेखा एक पॉइंट के रूप में पाई जाती है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत। ये सब विषुवत और देशांतर वाला चैप्टर एक बार फिर से देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत ये 0 है और ये 90 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए आप 90 तक पहुंचेंगे। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे जैसे उत्तर में बढ़ेंगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। कहां तक संख्या जाएगी? 90 तक, यानी 0 से 90 तक अक्षांश है। तो जो 8 डिग्री अक्षांश है ना, हम इसको मान लिया क्या, ये वाला जो अक्षांश है इसको हमने मान लिया 8 डिग्री अक्षांश। ठीक है, हमने इसको 8 डिग्री अक्षांश मान लिया। ये 0 है और ये इसको मान लिया 8। तो भारत का शुरुआत जो है 8 डिग्री अक्षांश से होता है। ये अक्षांश देख रहे हैं, यहां से भारत का शुरुआत होता है। ठीक है, और भारत जाता है 8 डिग्री उत्तरी से, भाई उत्तर में जो अक्षांश है उसे हम क्या कहेंगे? 8 डिग्री उत्तरी से जाता है 37 डिग्री तक। मान लेते हैं कि ये है बीच में 37 डिग्री, इसे हम 37 डिग्री मान लेते हैं। क्या? 37 डिग्री
उत्तरी अक्षांश, उत्तर में विषुवत रेखा के उत्तर में जो भी अक्षांश है किस में आएगा, उत्तरी अक्षांश में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश। तो भारत 8 से शुरू होता है और 37 अक्षांश तक जाता है, यही बात है। अब आप समझ गए, भारत 8 अक्षांश से शुरू होता है। हम ऐसे दिखाते हैं, स्पष्ट भारत को बनाना संभव नहीं है, मान लेते हैं ये चतुर्भुज जो दिखाई दे रहा है आपको, ये भारत है। तो भारत 8 डिग्री अक्षांश से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, 8 डिग्री उत्तरी से 37 डिग्री उत्तरी, याद रहेगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री उत्तरी से 37 डिग्री उत्तरी। यहाँ अक्षांश लिखना जरूरी नहीं है, स्पष्ट है कि उत्तरी अक्षांशीय होगा, देशांतर तो नहीं होता, हमेशा उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश होगा और देशांतर पूर्वी और पश्चिमी होगा, क्योंकि देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं। तो देशांतर रेखाएं पूर्वी और पश्चिमी होंगी और अक्षांश रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी होंगी। तो भारत का विस्तार है 8 डिग्री उत्तरी से 37 डिग्री उत्तरी, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, स्पष्ट हमने नहीं बताया, हमने मोटा मोटा बताया। 8 यहाँ कुछ दशमलव भी है, अक्षांश रेखाओं में कुछ दशमलव पॉइंट करके भी होते हैं, जो छोटे छोटे गैप करके होते हैं। तो 8 से 37। अब देशांतरी विस्तार कितना है भारत का, ये हो गया देशांतर रेखाएं, देख रहे हैं आप, ध्रुव से शुरू होते हैं, ध्रुव पे खत्म होते हैं, ये है। अब ध्यान से देखिए, भारत का जो सबसे पश्चिमी सिरा है वहां से जो देशांतर रेखा गुजरती है, पश्चिमी सिरा गुजरात है और पूर्वी सिरा अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत का पश्चिमी सिरा, हमने बताया ना भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है, ये है लंदन का ग्रीनविच। इसके पूर्व में जो देशांतर रेखाएं उन्हें क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर रेखाएं, है ना। ग्रीनविच के पश्चिम में जो देशांतर रेखाएं हैं उसे क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखाएं। तो ग्रीनविच देशांतर रेखा के पूर्व में है भारत। तो ये वाला देशांतर रेखा देख रहे हैं, ये जो भारत के गुजरात से निकल रही है, इसे हम कहते हैं 68, क्या 68 पूर्वी, ये है 68 पूर्वी। 68 के पूर्व में और जाएंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी कि घटेंगी, भाई जीरो इधर है, ग्रीनविच वाला जीरो है, ये 68 है। 68 से पूर्व में जाएंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी, 180 डिग्री पूर्वी तक संख्या बढ़ती जाएगी देशांतर रेखा की। तो 68 पूर्वी से स्टार्ट होता है और 97 पूर्वी पर, भारत गुजरात में 68 पूर्वी से स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश में 97 पूर्वी पर खत्म होता है। पूर्वी अर्थात देशांतर, 68 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 पूर्वी देशांतर, याद रहेगा। ठीक है, हमने इसे विषुवत रेखा कहा 0 डिग्री, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 उत्तरी से 37 उत्तरी और भारत का देशांतरी विस्तार 68 पूर्वी से 97 पूर्वी, याद रहेगा। क्यों कहा जाता है उत्तरी और पूर्वी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है समझने का। ना समझ में आया तो वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा इस हिस्से को, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं भारत का, ऐसे लिखेंगे इसको कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 भी जुड़ा हुआ है, हम अक्षांशीय विस्तार बता रहे हैं 8.4 उत्तरी से लेकर 37.6 उत्तरी तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। हमने वहां जब चित्र में दिखा रहे थे तो आपको पॉइंट वाला नंबर नहीं बताया कि पॉइंट में कितने नंबर हैं, वो समझाने के लिए बताया। वहां पे पॉइंट बताता तो आप उलझ जाते। तो 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार को हमेशा उत्तरी या दक्षिणी में ही तो लेंगे, क्योंकि अक्षांश रेखाएं हमेशा उत्तर में होती हैं या दक्षिण में होती हैं। तो 8.4 उत्तरी से 37 उत्तरी, ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार। अब भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, अड़सठ पॉइंट 7 से 68.7 पूर्वी, 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। 8.4 से 37.6 उत्तरी और भारत का देशांतरी विस्तार 68.7
पूर्वी से 97.25 पूर्वी। ये है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। इसे रटना पड़ता है। मुझे कैसे याद हो गया? बार बार कोई चीज बोलते रहने से कभी कभी हमें चीजों को रट्टू तोते की तरह याद कर लेना चाहिए। क्यों? समझ में तो आ गया, लेकिन नंबर ऐसी चीज होती है कि उसे रट्टू तोते की तरह याद करना ही पड़ता है। आप ही से याद कर लीजिए। 8 4 से 37 6, ठीक है, 8 4 से 37 6, 68 7 से 97 25, ठीक है, ओके। ये तो हो गया भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो ये है गुजरात का पश्चिमी सिरा। कौन सी देशांतर रेखा यहां से गुजरती है? भारत का सबसे पश्चिमी सिरे को हम ले लेते हैं। कौन सी देशांतर रेखा यहां से गुजरती है? हमें डॉट, ये हमने डॉट से बना दिया। ये एक देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा का नंबर क्या है? 68.7 पूर्वी, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी सिरा कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी सिरा अरुणाचल प्रदेश का ये वाला हिस्सा है। हमने यहाँ से भी एक देशांतर रेखा गुजरते हुए दिखा दिया आपकी सुविधा के लिए, है ना। एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजर रही है और एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजर रही है। ये देशांतर रेखा पश्चिमी छोर से गुजर रही है 68 7 है और भारत के पूर्वी छोर पर 97.25 पूर्वी, ठीक है। 68 7 97 25। 68 7 से अब पॉइंट को छोड़ देते हैं सुविधा के लिए, हम केवल 68 लेते हैं और 97। 68 से लेकर 97 तक कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? जोड़िए, 68 से लेकर 97 तक। इसके लिए 97 से 68 घटाना पड़ेगा। 97 में से आप 68 घटाएंगे, पॉइंट्स को भी लेके चलेंगे तो लगभग 30 मिलेगा। कितना? 30 देशांतरों का विस्तार। यानी भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के मध्य कुल कितने देशांतर रेखाओं का विस्तार है? कुल 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। 68 के बाद सीधे 97 तो नहीं आ गया है ना, बीच में भी देशांतर रेखाएं होंगी। 68 69 70 71 72 73 74 75 76 इस तरह से करते हुए आप 97 तक आ रहे हैं। तो बीच में कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? 30 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इतना समझ गए कि भारत का देशांतरी विस्तार कुल कितने देशांतरों तक है? 30 देशांतरों तक है भारत का विस्तार, ओके। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ऐसे। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो पृथ्वी कितने डिग्री देशांतर की है? 360 डिग्री। कुल कितने देशांतर रेखा है? 360 डिग्री। एक चक्कर अर्थात 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है? 24 घंटे। एक चक्र घूमने में 24 घंटे अर्थात 1440 मिनट। पूरा 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट। 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट। इसी तरह अगर 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी 1440 मिनट लेती है तो निकाला गया है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना लेती है? 4 मिनट लेती है। 1 मिनट 1 डिग्री देशांतर घूमने में, यानी किन्हीं भी 2 देशांतर रेखाओं को क्रॉस करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है, ठीक है, ओके। 4 मिनट का समय लेती है। अब इसको ऐसे समझिए कि भारत के पश्चिमी देशांतर जो 68 है और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो 97 तक है, यहां से यहां तक कितने समय का अंतर हो गया? यानी पृथ्वी भारत के पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर तक घूमने में, भाई पृथ्वी घूमती है ना, तो यहां से लेकर यहां तक घूमने में पृथ्वी कितना समय लगी? आइए निकालते हैं। क्योंकि 1 डिग्री देशांतर घूमने में वक्त लगता है 4 मिनट, इसलिए कुल कितने देशांतरों का विस्तार है भारत का? 30 देशांतरों का विस्तार है। इसलिए 30 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगी? 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट अर्थात 2 घंटा। अर्थात पृथ्वी पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक घूमने में कितना समय लेती है? 2 घंटे। अर्थात गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटा पीछे है।
हमने बताया था कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस दिशा में घूमती है, ऐसे ये एरो ऐसे बनेगा। तो भारत पश्चिम से पूर्व की ओर, सॉरी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस कारण से सूर्योदय पूर्व में पहले होता है और पश्चिम में सूर्योदय बाद में होता है। यानी पूर्व का समय आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है। तो गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से कितना पीछे हो जाएगा, ये देखिए 2 घंटा पीछे हो जाएगा। यानी इन 30 देशांतरों का जो अंतर है उसे घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 2 घंटे का। इसके चलते गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटे पीछे है। ठीक है, एक प्रभाव और दिखाई देता है। प्रश्न बनता है कि गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से कितना पीछे है, 2 घंटा। ठीक है, प्रश्न ये भी बनता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में कितने बजे होगा, 7 बजे होगा। अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे अगर सूर्योदय हो जा रहा है तो गुजरात में कितने बजे होगा, 7 बजे होगा। क्यों, क्योंकि पीछे का समय 2 घंटे पीछे है। ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश में 3 बजे सवेरा हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे होगा, 5 बजे होगा। ठीक है, यानी गुजरात में अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा गुजरात में 2 घंटे बाद सवेरा होता है। ठीक है, इतना ज्यादा देशांतरिक विस्तार है भारत का, 68 से लेकर 97 तक 2 घंटे के समय का अंतर है। तो क्या वाकई में अरुणाचल प्रदेश में अलग समय होगा, यहाँ पे 5 बजेगा और यहाँ पे 7 बजेगा एक ही समय में, ऐसा संभव है? एक ही देश में यहाँ 5 बजेगा और यहाँ 7 बजेगा, 2 घंटे का अंतराल भाई, पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य। तो ऐसे तो गुजरात का समय पीछे हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटा आगे हो जाएगा। सभी देशों में ये समस्या है। तो इसके लिए, क्योंकि सभी देशों का कुछ न कुछ देशांतरीय विस्तार है, पूर्वी और पश्चिमी फैलाव सभी देशों का कुछ न कुछ है। जैसे पाकिस्तान का भी पूर्वी और पश्चिमी फैलाव है, अफगानिस्तान का भी पूर्वी और पश्चिमी फैलाव है ना। और हर देश में पश्चिमी सिरे का समय कुछ न कुछ पीछे होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो हर देश में स्वीकार किया गया है कि किसी एक देशांतर को लिया गया है, किसी भी एक देशांतर रेखा को एक देश में लिया जाता है और उस देशांतर रेखा पर जो समय होता है उसे हम उस देश का मानक समय मान लेते हैं। अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों में देखिए 30 डिग्री देशांतरों का विस्तार है। ऐसे देशों में बीच वाली देशांतर रेखा को लिया जाता है और वहां पे जो समय होगा वही पूरे भारत का या पूरे देश का समय माना जाता है। नोट करिए, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 68 है, 68 पूर्व में आएंगे 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82। 82 के बाद फिर आगे जाएंगे तो 97 तक पहुंच जाएंगे। 68 से पूर्व बढ़ेंगे 82, 82 से पूर्व बढ़ेंगे 97। तो भारत में 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय स्वीकार किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय स्वीकार किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ये उत्तर प्रदेश है, यूपी। ये जो लाल कलर का जो डॉट है ये इलाहाबाद का नैनी है। तो आप लिखिए, नोट करते जाइए सब कुछ कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। अर्थात नैनी में जो समय होगा या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा वही पूरे भारत का समय माना जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब सवाल है कि 82.5 डिग्री, सब कुछ लिखते जाएंगे मैं जो बोल रहा हूं। सवाल है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय क्यों माना गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय क्यों माना गया? क्योंकि 82.5 डिग्री 68 और 97 जो देशांतर है, 68 पूर्वी और 97 पूर्वी, तो 82.5, 68 और 97 का बीच का भाग है। यानी 68 और 97 के बीच का अंक कौन सा निकलता है? 82, 82.5। माध्य, माध्य जानते हैं ना, माध्य है ये 68 और 97 का, ठीक बीच में पड़ता है। सुविधा के लिए ऐसा किया गया है कि ठीक बीचों बीच जो समय होगा वही अरुणाचल प्रदेश का होगा और वही गुजरात का होगा, पूरे देश का समय होगा। और समझ में आ गया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही
क्यों मानक समय भारत का मानक समय स्वीकार किया गया है? क्योंकि यह 68 और 97 के बीच का अंक है। ओके, यह हो गया। अगला पॉइंट, भारत की मानक समय रेखा, नोट करना है सब कुछ। भारत की मानक समय रेखा अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी के दक्षिण में, देखिए आप मैप में देख सकते हैं, इस क्षेत्र से कौन से राज्य आ रहे हैं? यूपी के बाद एमपी यहाँ खत्म, फिर ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, एमपी के पूर्व में जो राज्य है, एमपी से ही अलग हुआ है, उसे हम कहते हैं CHH अर्थात छत्तीसगढ़। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के नीचे यहां पर आ जाता है उड़ीसा। ओडिशा के दक्षिण में ये वाला हिस्सा जो आता है उसे हम कहते हैं आंध्रा। भारत की मानक समय रेखा अर्थात 82.5 डिग्री देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक प्रश्न बनता है कि भारत का समय लंदन के समय से या दिल्ली का समय लंदन के समय से कितना आगे है? ग्लोब, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से जो रेखा गुजरती है, यहाँ पर लंदन के ग्रीनविच, जैसे इलाहाबाद में नैनी है वैसे ही लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। इसे हम कौन सी रेखा मानते हैं? 0 डिग्री देशांतर मानते हैं इसे, ये 0 डिग्री। और भारत पूर्वी गोलार्ध में है, यानी इधर है, इसे हमने मान लिया 82.5 डिग्री। ग्रीनविच लंदन का जो 0 डिग्री देशांतर है, और भारत के बीचों बीच जो देशांतर गुजरती है नैनी से, वो है 82.5 डिग्री। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इसका अर्थ है कि पूर्वी गोलार्ध का समय आगे होता है और पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे होता है। ठीक है, यह 82.5 डिग्री और यह है नैनी। सवाल बनता है कि नैनी का समय ग्रीनविच के समय से या भारत का समय इंग्लैंड के समय से या दिल्ली का समय लंदन के समय से कितना आगे है? तो हमने पहले ही बताया कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है। तो 82.5 डिग्री देशांतर घूमने में कितना वक्त लगेगा? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है। तो 0 से 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना वक्त लगेगा? 4 से गुणा करेंगे 82.5 में, निकलेगा 330 मिनट। 4 मिनट से गुणा करेंगे निकलेगा 330 मिनट, अर्थात 5 घंटा 30 मिनट, अर्थात 5.5 घंटे। भारत, हमने बताया ना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पूर्व का समय आगे, पश्चिम का समय पीछे। तो भारत का समय अर्थात दिल्ली का समय अर्थात नैनी का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। सब कुछ नोट करते चलिए। भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे क्यों? क्योंकि 0 से लेके 82.5 डिग्री क्रॉस करने में, इतना घूमने में पृथ्वी को 5.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो लंदन में कितना बज रहा? अगर आप अपने एक रिश्तेदार से बात कर रहे हैं जो लंदन में रहता है, ठीक है, आप दोनों में से किसी एक ही के पास घड़ी है। अगर लंदन में रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ तो दोपहर में 12 बज रहे हैं, अगर आपके पास घड़ी नहीं भी है तो आप समझ जाएंगे कि आपके यहाँ कितना बज रहा है। अगर आपका रिश्तेदार कहेगा कि लंदन में तो 12 बज रहे हैं, आप समझ जाइए कि इंडिया में ठीक 5:30 बज रहे हैं, क्योंकि भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। ओके, अगर आपका रिश्तेदार कहे कि अभी तो रात के 3 बज रहे हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि हमारे यहाँ सुबह के 8:30 बज रहे हैं। 5.5 घंटा आगे कर दीजिए, यानी वो अभी रात में सो रहा है और आप सुबह चाय पी चुके हैं 8:30 बजे तक। ओके, यानी वो चाय कितने बजे पिएगा? 5.5 घंटे बाद, जब उसके यहाँ सवेरा होगा, यानी उसके यहाँ सवेरा बाद में होगा, आपके यहाँ पहले हो गया। ठीक,
ये होगी भारत मानक समय रेखा की मैंने बात की, जो नैनी से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर क्रॉस करती है। अब आते हैं, बात करते हैं अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर अक्षांश रेखा गुजरती है। आप साथ साथ एटलस में जो भारत का मानचित्र है पूरे, उसको देखते रहेंगे इस मानचित्र के साथ साथ, तभी बहुत बेहतर से समझ पाएंगे। वैसे तो भारतीय भूगोल से आप बहुत हद तक परिचित हैं, भारत के मानचित्र से बहुत ज्यादा आप उलझेंगे नहीं, क्योंकि न तो ये यूरोप है और न ही दक्षिण अमेरिका है। आप जानते हैं कि कहाँ कौन सा राज्य बसा हुआ है, इतने पारंगत तो आप होंगे ही। ठीक है, ये देखिए कर्क रेखा है, कर्क रेखा गुजरात में प्रवेश करती है। उसके बाद राजस्थान में, ये देखिए राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है ना, गुजरात, राजस्थान, फिर ये पूरा बीच में जो राज्य है उसे हम कहते हैं एमपी। एमपी के पूर्व में एमपी से ही अलग हुआ राज्य है छत्तीसगढ़। एमपी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एमपी से ही अलग हुआ है, एमपी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व में यहाँ पे है बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड। अक्षांश रेखा बिहार से नहीं जाती है, बल्कि बिहार से जो अलग हुआ है राज्य झारखंड, उससे होकर गुजरती है। यानी जब झारखंड नहीं बना था उस समय अक्षांश रेखा बिहार से होकर गुजरती थी, लेकिन अब बिहार उत्तर में ही रह गया, ये पूरा हिस्सा झारखंड में आ गया है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के पूर्व में ये जो राज्य है बांग्लादेश से सटा हुआ, इसे हम कहते हैं पश्चिम बंगाल। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। भारत के पूर्वोत्तर के 2 राज्य हैं यहाँ पे नीचे लटके हुए हैं दक्षिण में, इसे पश्चिम के राज्य को हम कहते हैं त्रिपुरा, पूर्व वाले को मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कुल जोड़ेंगे तो 8 राज्य हो गए। तो आप ऐसे लिखेंगे कि अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार है। पश्चिम से पूर्व की ओर 8 राज्यों के नाम लिख डालिए। ठीक है, ओके। अब हम बात करें, हाँ, अब एक सवाल बन सकता है कि अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यहां से लेकर यहां तक लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक। अक्षांश रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। एक सवाल पूछा जाता है कि भारत की कौन सी राजधानी, किस राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा पर स्थित है? झारखंड की राजधानी रांची अक्षांश रेखा पर स्थित है। सवाल ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अक्षांश रेखा के बिल्कुल निकट है? तो 2 और शहर हैं जो अक्षांश रेखा के बिल्कुल निकट है। विकल्प दे दिया कौन सा शहर अक्षांश रेखा के बिल्कुल निकट है, लेकिन रांची तो है ही नहीं विकल्प में। अगर रांची विकल्प में नहीं है तब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा शहर अक्षांश रेखा के बिल्कुल निकट है। तो 2 शहर हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये दोनों गांधीनगर और भोपाल अक्षांश रेखा पर तो नहीं है, लेकिन अक्षांश रेखा के दक्षिण में बिल्कुल उसके समीप है। अक्षांश रेखा के दक्षिण में बिल्कुल उसके समीप है गांधीनगर और भोपाल। आप इसे नोट में अपने लिखेंगे, प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऐसे लिखेंगे कि झारखंड की राजधानी रांची बिल्कुल अक्षांश रेखा पर है, लेकिन इसके अलावा गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल अक्षांश रेखा के दक्षिण में बिल्कुल उसके समीप है। समझते हुए चलिए, समझते हुए चलेंगे, याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब भारत की सीमाओं की बात करते हैं। ये भारत की सीमा देख रहे हैं, भारत की सीमा हो गई है। तो ये है तट, भाई भारत के पश्चिम में पाकिस्तान। तो भारत की वो सीमा जो किसी देश से लगी हुई है उसे हम कहते हैं स्थलीय सीमा, यानी बांग्लादेश तक, यहां तक स्थलीय सीमा है। और बांग्लादेश की सीमा कहां है भारत के साथ? ये है, ये स्थलीय सीमा है यहां तक भारत की। अब यहां से जलीय सीमा भारत की शुरू होती है। भाई यहां तक तो स्थलीय सीमा है क्योंकि इसके पूर्व में बांग्लादेश है, तो ये स्थलीय सीमा है। यहां से जलीय सीमा प्रारंभ होती है, जलीय सीमा, इसे हम कहते हैं तट रेखा। ये देखिए जहां से पाकिस्तान की शुरुआत होती है, यहां से यहां तक है भारत की तट रेखा। यहां से लेकर जहां से बांग्लादेश की शुरुआत होती है यहां से, और जहां से पाकिस्तान की शुरुआत होती है यहां तक, यह भारत की तट रेखा अर्थात जलीय सीमा। इसके उत्तर में यहां से लेकर यहां तक, ये उत्तर में जाइए, ये पूरा हिस्सा है भारत का स्थलीय सीमा। समझ गए जलीय सीमा और स्थलीय सीमा क्या होती है? तो ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है।
भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, अर्थात यहां से लेकर यहां तक 15,200 किलोमीटर। भाई भारत की जो तट रेखा है केवल ये मुख्य भूमि है भारत की, लेकिन लक्षद्वीप भी तो है, अंडमान निकोबार भी तो है, इनकी भी तो आप कुछ लंबी तट रेखा होगी, इनकी तट रेखाओं में भी कुछ लंबाई होगी। अंडमान निकोबार जो यहाँ पर है, कल्पना कर लीजिए कि यहाँ पर अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी तट रेखा की कुछ लंबाई होगी। तो हम पहले जानते हैं कि मुख्य भूमि, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूभाग की तट रेखा की लंबाई 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6,100। द्वीपों समेत भारत की तटीय रेखा की लंबाई, द्वीपों समेत, कौन से द्वीप हैं? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो द्वीपों समेत भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। ठीक है, जब भी पूछेगा स्थलीय सीमा की लंबाई तो विकल्प ये चुनेंगे, मुख्य भूभाग की, भारत के मुख्य भूभाग की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, द्वीपों समेत भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। तो भारत में भारतीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? कुल मिलाकर भारतीय सीमा की लंबाई 15,200 प्लस 7,516, 15,200 में 7,516 जोड़ेंगे तो निकलेगा 22,716 किलोमीटर। भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 22,716 किलोमीटर। ओके, ठीक है। ये सब प्रश्न बार बार दोहरा कर पूछा जाता है। एक बार तसल्ली से नोट बना के इसे लिख लेंगे, कभी नहीं भूलेगा। भूल भी गया तो विकल्प हमें बहुत मदद करते हैं, विकल्प सामने आया चुनने में बहुत ही आसानी हो जाती है। आइए तटों से बात शुरू करते हैं। अभी तक तो हमने सीमा की लंबाई देखी, अब तटों से थोड़ा परिचित हो जाते हैं। तट यहां से स्टार्ट होता है, ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। भारत के कुल कितने राज्य तट पर हैं, या भारत के कितने राज्यों के पास तट रेखा है? मुख्य भूभाग में पहले देख लेते हैं। मुख्य भूभाग में 9 राज्य तट पर हैं, या 9 राज्यों के पास तट रेखा है। गुजरात के दक्षिण में, हम राज्यों की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की नहीं। गुजरात के दक्षिण में, महाराष्ट्र उसके दक्षिण में, गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जो नया राज्य लक्षित हुआ है तेलंगाना, उसके पास समुद्र तट नहीं है, तेलंगाना भीतर है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल कितने हुए? 9 राज्य हो गए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल का तट है। पश्चिम बंगाल ऐसे है, यहां से लेकर ये सिक्किम है, पश्चिम बंगाल चला गया यहां तक। पश्चिम बंगाल लंबाई में है, उत्तर और दक्षिण में लंबाई में है बांग्लादेश के साथ साथ। ये पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का तट ये है। ठीक है, तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इधर से अगर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4 राज्य हैं पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं और पश्चिमी तट पर 5 राज्य। पूर्वी तट के 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिमी तट के 5 राज्य तट पर हैं, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ओके, ये हो गए 9 राज्य जो तट पर स्थित है। ठीक है, सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ये सब कुछ आप जानते हैं, दोहरा दे रहा हूं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरा सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, यहां से लेकर यहां तक आंध्र प्रदेश है। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की, दूसरी सबसे लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश की, तीसरी सबसे लंबी तट रेखा तमिलनाडु की। ये तो बच्चे भी जानते हैं कि सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की, लेकिन मान लेते हैं आपसे थोड़ी सी विशेषज्ञता की अपेक्षा की जाती है। आपसे प्रश्न ऐसे ही बन गया कि तीसरी सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य का नाम बताइए। विकल्प में गुजरात होगा, आंध्र प्रदेश होगा, तमिलनाडु होगा, केरला होगा, कौन सा राज्य चुनोगे? तीसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तमिलनाडु है।
गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ओके, ठीक है। सवाल है कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहे हैं, हम राज्यों की बात कर रहे हैं। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा यहाँ पर स्थित है, कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में यहाँ पे तट पर स्थित है। ओके जी। अब सवाल पूछता है, ये तो हो गया तट रेखा पर कितने राज्य हैं। अब स्थलीय सीमा पर आते हैं, हेडिंग डाल दीजिए स्थलीय सीमा। प्रश्न बनता है कि कितने देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं? कितने देश भारत के साथ स्थल पर सीमा बनाते हैं? तो ऐसे देशों की संख्या 8 है। पाकिस्तान, देखिए गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान सीमा बना रहा है। ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन भारत उसे मान्यता नहीं देता है, मानचित्र में अपने देश में दिखाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को, पाक अधिकृत कश्मीर। तो अफगानिस्तान भी जो सीमा बनाता है भारत के साथ, वो POK के साथ बनाता है, पाक अधिकृत कश्मीर के साथ बनाता है। पाकिस्तान अपना नक्शा यहीं तक नहीं दिखाता, पाकिस्तान अपना नक्शा यहां तक दिखाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान देखिए यहाँ पे सीमा बना रहा है, फिर यहां से लेकर यहां तक चाइना है, यहां से लेकर यहां तक चाइना सीमा बना रहा है, फिर नेपाल सीमा बना रहा है, फिर देखिए ये नेपाल सीमा बना रहा है, फिर भूटान सीमा बना रहा है, फिर ये चाइना सीमा बना रहा है। यहां से लेकर यहां तक ये चाइना की पूर्वी सीमा है भारत के साथ, और यहां से यहां तक चाइना की पश्चिमी सीमा है भारत के साथ। पश्चिम में चाइना 3 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, अब पूर्व में चाइना भारत के एक राज्य के साथ सीमा बना रहा है, नाम है अरुणाचल प्रदेश। इस सब अभी हम बताएंगे। तो ये हो गया चाइना की सीमा, ये नेपाल की सीमा, भूटान की सीमा, और ये है म्यांमार की सीमा। देखिए भारत के साथ म्यांमार की सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा बांग्लादेश, ये बीडी लिखा हुआ है, ये पूरा हिस्सा बांग्लादेश का है यहाँ तक। तो भारत के साथ तो सीमा ये है मिजोरम के साथ, त्रिपुरा राज्य के साथ, मेघालय के साथ, पश्चिम बंगाल राज्य के साथ। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे मेघालय है ये वाला हिस्सा, फिर असम भी यहाँ तक चला आता है, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये हो गया भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा। ये देखिए, तो भारत 8 देशों के साथ सीमाएं बनाता है। नोट करिए, 8 देशों के साथ भारत सीमाएं बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। हो गया 8 देश। श्रीलंका भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है, क्यों? क्योंकि श्रीलंका भारत के बीच में समुद्र है, तो श्रीलंका भारत से सटा हुआ देश नहीं है। ठीक है, तो 8 देश भारत के साथ सीमाएं बनाते हैं। सवाल आता है कभी कभी कि हाँ 8 देश सीमाएं बनाते हैं, जिनमें से अफगानिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ओके। सवाल अक्सर आता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? विकल्प चुनना होता है, 4 विकल्प होंगे, चारों विकल्पों में 4-4 राज्य दिए होंगे। या फिर इस तरह से दे सकता है कि पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है। 4 विकल्प दिए होंगे, किसी एक विकल्प में वो राज्य होगा भारत का जो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। इस तरह से सवाल आते हैं, 2 तरह से प्रश्न आते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन से राज्यों का समूह सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्यों का समूह सीमा बनाता है? गुजरात, राजस्थान, ये पंजाब, और ये है जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश देखिए यहीं तक, हिमाचल प्रदेश सीमा नहीं बनाता है पाकिस्तान के साथ। 4 राज्य बनाते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब मान लेते हैं प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है? विकल्प है गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो आप कौन सा ठीक करेंगे? हिमाचल प्रदेश को ठीक कर देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। इसी तरह से 8 देश हैं, 8 देशों के साथ कोई न कोई भारतीय राज्य सीमा बनाता है। ये आपका काम है कि आप अपने एटलस को खोलिए और ढूंढिए। पाकिस्तान के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं, नाम लिख लीजिए, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन अफगानिस्तान के साथ कौन सा भारतीय राज्य सीमा बनाता है? दूसरा पॉइंट। चीन के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तीसरा पॉइंट। म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? नेपाल भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? भूटान भारत के किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है?
ये आपका काम है कि आप एटलस में देखकर लिख लीजिए बारी बारी कि चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य इस प्रकार है, डैश नोट कर लीजिए। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, डैश नोट कर लीजिए। ये काम कर लेने से अगर आप एटलस देख के कर लेंगे, मैं दुनिया भर का लिखवा दूंगा, उससे कोई विशेष फायदा नहीं है। आप एटलस देख के खुद से लिखेंगे तो बारीक अध्ययन कर पाएंगे। अक्सर जो सबसे ज्यादा सवाल बनता है वो बांग्लादेश से बनता है सवाल कि कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि बांग्लादेश यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक चला आता है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं उन्हें हम बता दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल देखिए सीमा बना रहा है, उसके बाद मेघालय सीमा बना रहा है, फिर असम का हिस्सा घूम के यहां तक चला आया है, ये वाला असम मेघालय के उत्तर में, तो असम घूम के यहां तक चला आया है, यानी पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, ये दो राज्य जो नीचे लटके हुए हैं दक्षिण में, इन्हें कहते हैं त्रिपुरा और मिजोरम, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो इतने राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। अक्सर विकल्प में इस तरह से प्रश्न बनता है कि कौन सा भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। अक्सर विकल्प में मणिपुर दिया रहता है, मैं देखता हूँ यहाँ पे है मणिपुर जो है अंदर पड़ता है, यहाँ पे मणिपुर यहाँ पे है। तो जब ये सवाल बनेगा कि कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो अगर विकल्प में मणिपुर है या अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, तो आप इनमें से जो भी विकल्प है उसे चुन लेंगे। अक्सर मणिपुर रहता है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। पश्चिम बंगाल बनाता है, मेघालय बनाता है, त्रिपुरा मिजोरम बनाते ही हैं। अगर विकल्प में मणिपुर है तो मणिपुर ठीक कर देंगे कि मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। एक प्रश्न और भी आता है यहाँ से बांग्लादेश की सीमा के साथ कि कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये जो त्रिपुरा है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए पश्चिम में बांग्लादेश, दक्षिण बांग्लादेश और पूर्व में ये जो संकरा सा भूभाग है त्रिपुरा और मिजोरम, इसके बीच में जो संकरा सा भूभाग है वो बांग्लादेश का ही है। तो ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। सब कुछ लिखेंगे, सब कुछ बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और हमने बताया कि आपका होमवर्क यहाँ पे है कि आप अलग अलग देशों के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं उसे खुद नोट करिए। अगला पॉइंट, भारत के तीन राज्य ऐसे हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के तीन राज्य ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक राज्य तीन तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। J&K दूसरा है सिक्किम, तीसरा है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ये तीनों राज्य जो भारत के हैं तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो लिखेंगे ऐसे कि भारत के तीन राज्य ऐसे हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। जम्मू कश्मीर को लेते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, अफगानिस्तान के साथ देखिए पीओके में सीमा बना रहा है, और ये वाला हिस्सा चीन के साथ सीमा बना रहा है। जम्मू कश्मीर तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। डैश देखिए यहाँ पे इन तीनों देशों का नाम लिख लेंगे। सिक्किम तीन देशों के साथ सीमा बना रहा है, यह सिक्किम। नेपाल की सीमा उत्तर में, चाइना की सीमा, और यह है भूटान की सीमा। नेपाल, चाइना, भूटान, नेपाल, चाइना, भूटान। सिक्किम तीन देशों के साथ सीमा बना रहा है। वेस्ट बंगाल भी तीन देशों के साथ सीमा बना रहा है। ये थोड़ा जटिल है वेस्ट बंगाल, इसे में बार बार घुमा देता है कि वेस्ट बंगाल कौन से देश के साथ सीमा नहीं बनाता। चार्ट देश दे देगा। आप अक्सर गलती करते हैं क्योंकि आपने कल्पना ही नहीं की होगी कि पश्चिम बंगाल नेपाल से सीमा बनाता है, कभी सोचा ही नहीं होगा। आप सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल तो यहाँ है, या फिर आपने नहीं सोचा होगा कि पश्चिम बंगाल भूटान से भी सीमा बनाता है। ये देखिए पश्चिम बंगाल, ये हो गया, पहले नेपाल के साथ सीमा बनाया पश्चिम बंगाल ने, यहाँ से यहाँ तक। ये तो सिक्किम भारत का ही राज्य है, देश तो है नहीं। ये भूटान के साथ भी पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ पे सीमा बना रहा है, यहाँ पे, और बांग्लादेश के साथ तो बना ही रहा है। तो पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है वो तीन देशों के साथ सीमा बना रहा है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे आप, इसे ध्यान से मैप में देखेंगे ताकि कितना भी घुमा के प्रश्न पूछे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ओके, भारत का जो दक्षिणी सिरा है,
भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूभाग पर दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है, इसे हम कहते हैं कन्याकुमारी। किस राज्य में आता है? तमिलनाडु में आता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, मुख्य भूभाग पर तमिलनाडु में आता है। लेकिन अगर द्वीपों समेत देखें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। अंडमान और निकोबार, यहाँ पर द्वीपों की एक रेखा है, हम बता ही रहे हैं तो हल्का सा बना के दिखा दें। यहाँ पर द्वीपों की एक रेखा शुरू हुई है, ऐसे 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 ये, और फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो उत्तरी द्वीपों को हम अंडमान कहते हैं और दक्षिणी द्वीपों को क्या कहते हैं? निकोबार। उत्तर में जो द्वीप हैं कई सारे, उन्हें हम अंडमान कहते हैं, दक्षिणी द्वीपों को निकोबार द्वीप। हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में और लक्षद्वीप द्वीपों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। द्वीपों के बारे में, भारत के समुद्रों के बारे में, खाड़ियों के बारे में, चैनलों के बारे में, अलग अलग चैनल है जगह जगह, वो अलग अध्याय में रहेगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि उत्तरी द्वीप अंडमान है और दक्षिण में जो द्वीप हैं उन्हें हम कहते हैं निकोबार। तो भारत अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है, शायद आपको ब्लैक बोर्ड वहां दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। तो अंडमान निकोबार का सबसे जो दक्षिणतम द्वीप है वो चला आता है कन्याकुमारी से भी दक्षिण में चला जाता है। सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। निकोबार द्वीपों में सबसे दक्षिणी द्वीप को हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार पर एक स्थल है इंदिरा पॉइंट। कौन से द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार। लिख लीजिए कि अंडमान निकोबार द्वीपों के अंतर्गत ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये हो गया भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब सीमाओं के नाम पूछता है। एक डूरंड रेखा, डूरंड लाइन या डूरंड रेखा। दूसरा मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। तीसरा रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा पर है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को हम क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। ये देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा। लेकिन आजादी से पहले भारत कहां तक था? जब पाकिस्तान नहीं बना था तो आजादी से पहले भारत यहां तक था। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है ना, यहां तक था भारत। बाद में भारत यहां तक आ गया क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया। आजादी के पहले का भारत यहां तक था। तो आजादी से पहले या देश के विभाजन से पहले, ऐसे कहें कि देश के विभाजन से पहले भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहते थे? डूरंड रेखा। आजादी से पहले डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा थी, लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा, चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को हम क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। यहाँ पर जो राज्य है उसे हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये तो चीन अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बनाता है उसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। अक्सर लोग याद कर लेते हैं कि भारत चीन की सीमा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किस देश की सीमा को कहते हैं? भारत और चीन सीमा को कहते हैं। भारत और चीन की सीमा नहीं है, स्पष्ट रूप से पूरे भारत की सीमा को मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं, बल्कि सिर्फ चीन के साथ जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है उसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ लाइन, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन के निर्धारण रेड क्लिफ ने, एक व्यक्ति थे सर रेड क्लिफ ने, 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच किया था। यानी रेड क्लिफ लाइन 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी। किन दो देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। यह होगी तीन रेखाएं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29वां राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014। यानी 2 जून 2014 के पहले तेलंगाना नहीं था। 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया, तेलंगाना की स्थापना हुई। तो भारत में इस प्रकार कुल कितने राज्य हो गए? 29 राज्य हो गए। 29 राज्यों में, पहले राज्यों के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। 29 राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्रमशः राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यूपी, पहले यूपी नहीं था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश था, तब यूपी था। यूपी क्षेत्रफल में 5वां सबसे बड़ा राज्य था पहले। चौथा सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जब से तेलंगाना बन गया तो आंध्र प्रदेश छोटा हो गया, तो चौथे स्थान पर यूपी आ गया। यूपी चौथा सबसे बड़ा राज्य है, फोर्थ। हमारा जो उत्तर प्रदेश है देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या में पहला सबसे बड़ा राज्य है। लगभग 19 करोड़ 95 लाख 2011 की जनगणना के हिसाब से यूपी की जनसंख्या 19 करोड़ 95 लाख है। ठीक है, तो 4 क्षेत्रफल में बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल में राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र। अक्सर लोग राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है कि महाराष्ट्र, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे रटना पड़ेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यूपी तो चौथा राज्य है ही क्षेत्रफल में। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। यहाँ पर है महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। तो गुजरात जो है क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? सिक्किम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। अगर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य ऑब्लिक ऐसे होता है ना, जब ऑब्लिक का निशान होता है मतलब दोनों पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश। जब पूछे कि सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब दोनों में पूछ रहा है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि दोनों में कौन सबसे छोटा है। तो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा कौन सा है? राज्यों में तो गोवा है क्षेत्रफल में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर देखेंगे तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे बाद में। ठीक, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसे यूपी स्पेशल में शामिल कर लिया जाता है कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, राज्यों के साथ सटा हुआ है, अर्थात सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड जो यूपी से ही अलग हुआ है, उत्तराखंड। हिमाचल भी बहुत छोटी सी सीमा बनाता है, ये तो उत्तराखंड की सीमा हो गई यूपी के साथ। ये हो गया हिमाचल, ये हो गया यूटी अर्थात उत्तराखंड, ये हो गया HIM हिमाचल। हिमाचल देखिए छोटी सी सीमा बना रहा है। ये हो गया हरियाणा, हरियाणा भी सीमा बना रहा है। ये हो गया राजस्थान, देखिए राजस्थान सीमा बना रहा है। फिर मध्य प्रदेश तो सीमा बना ही रहा है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी सीमा बनाता है। झारखंड भी सीमा बनाता है और बिहार भी बनाता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है छत्तीसगढ़ भी। बिहार झारखंड से अलग हुआ है, लेकिन झारखंड भी सीमा बनाते हैं और बिहार भी। तो 8 राज्य हो गए जो यूपी से सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अक्सर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता। ठीक है, तो बहुत ध्यान से उसे देखना पड़ता है। अक्सर लोग हिमाचल प्रदेश को चुन लेंगे, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता, लेकिन हिमाचल प्रदेश बनाता है, पंजाब नहीं बनाता। देखिए अक्सर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फंसा सकता है कि कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। 8 राज्य बनाते हैं ना, तो 4 विकल्प दिए होंगे। एक विकल्प में या तो हिमाचल प्रदेश होगा या पंजाब होगा। हिमाचल प्रदेश को टिक नहीं करना क्योंकि हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है, पंजाब सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि यूपी के पश्चिम में हरियाणा है, हरियाणा के भी पश्चिम में पंजाब है। हरियाणा सीमा बनाता है, पंजाब यूपी से सीमा नहीं बना पाता। 8 राज्य यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, वो है दिल्ली। ये देखिए हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में यूपी के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, तो 8 भारतीय राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं।
ठीक है। भारत का सबसे छोटा बड़ा जिला, भारत का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पांडिचेरी का माहे जिला है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसमें 4 जिले हैं। पांडिचेरी में 4 जिले होते हैं। पांडिचेरी का नाम अब हम पुदुचेरी रख दिए, पुदुचेरी, तब हम उसे पुदुचेरी कहेंगे। तो पुदुचेरी में 4 जिले हैं, पांडिचेरी, दूसरा है माहे, कराईकल, यनाम। पांडिचेरी, माहे, कराईकल, यनाम, ये चारों। अभी हम थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो 4 जिले हैं लक्षद्वीप के। तो 4 जिलों में से एक जिला केरल की तट पर है। यहाँ पर 4 जिलों में से एक जिला लक्षद्वीप का यहाँ पर केरल, यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक केरल है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है केरल का है। तो केरल में तट पर एक जिला है, उसका नाम है माहे। आप मैप में एटलस खोल के देखिए, यहाँ पर एक माहे जिला है। माहे केरल का भाग नहीं है, पुदुचेरी का भाग है। तो माहे पुदुचेरी का एक जिला है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ और सबसे छोटा जिला माहे। भारत में कुल गांवों की संख्या अक्सर पूछ लेता है। लगभग 6,41,000 गांव भारत में हैं। कुछ नए गांव हमेशा बनते रहते हैं, पंचायतें। तो भारत में कुल कितने गांव हैं? 6,41,000 गांव हैं। इसे भी नोट कर लेते हैं। अब भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का हल्का सा परिचय देंगे। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। आइए, पहला चंडीगढ़। चंडीगढ़ सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक एक लाइन जानते जाइए। चंडीगढ़ यहाँ पर है, हरियाणा ये है ना, ये हरियाणा और ये पंजाब, यूपी के पश्चिम में हरियाणा, हरियाणा के पश्चिम पंजाब। यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर हरियाणा और पंजाब की सीमा पर। तो चंडीगढ़ न केवल केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 2, दिल्ली राजधानी नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे हम एनसीआर कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर दिल्ली में। तीसरा आते हैं दादरा और नगर हवेली। दादरा नगर हवेली कहाँ है? ये महाराष्ट्र है, गुजरात है। महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर यहाँ पर एक राज्य है, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर केंद्र शासित प्रदेश है, उसे हम कहते हैं दादरा नगर हवेली। किन 2 राज्यों की सीमा पर है? महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर है। यहाँ पर राजधानी क्या है? दादरा नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा, ठीक है। दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। उसके बाद है पुदुचेरी। चौथा है 1 2 3 4, चौथा है पुदुचेरी। पुदुचेरी में कितने जिले हैं? 4 जिले। ये 4 जिले कितने राज्यों में हैं? 3 राज्यों में। पुदुचेरी के 4 जिले हैं 3 राज्यों में विस्तृत। आप ऐसा लिखेंगे कि 3 राज्यों में पुदुचेरी के 4 जिले हैं। पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में विस्तृत हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये वाला हिस्सा जो है ये हो गया आपका तमिलनाडु, केरला। केरला में यहाँ पर एक जिला है पुदुचेरी का, उसे हम कहते हैं माहे। तमिलनाडु में तट पर यहाँ पर 2 जिले हैं। पुदुचेरी का कोई अलग भूभाग नहीं है, अलग अलग राज्यों में छिटका हुआ है, क्योंकि भारत में फ्रांसीसी कुछ देर तक शासन किए, कुछ दिनों तक फ्रांसीसियों का अधिकार रहा भारत पर। तो बाद में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से बहुत सारे क्षेत्र छीन लिए। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल हुई तो उसने क्या किया कि फ्रांसीसियों से बहुत सारा क्या अधिकतर क्षेत्र छीन लिया। तो फ्रांसीसियों का एरिया भारत में जगह जगह थोड़ा थोड़ा बचा।
थोड़ा सा उनका यहाँ माहे में अधिकार रह गया, थोड़ा सा तमिलनाडु के पूर्वी तट पर यहाँ पर अधिकार रह गया, बाकी हिस्सा अंग्रेजों ने उनसे सफाया कर दिया, छीन लिया। तो ये है उत्तर में पांडिचेरी और दक्षिण में ये पांडिचेरी और दक्षिण में कराईकल। इसके अलावा यहाँ आंध्र प्रदेश तट पर भी एक जिला है पुदुचेरी का, पांडिचेरी का नहीं पुदुचेरी का, आंध्र प्रदेश में, नाम है यनम। ये चारों जिले हैं। माहे 2, पांडिचेरी जिला है, पुदुचेरी का चौथा है, तीसरा है कराईकल, चौथा है यनम। ठीक है, माहे केरला में है, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, और जो यनम है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, माहे केरला, पांडिचेरी और कराईकल, तमिलनाडु में, और यनम आंध्र प्रदेश में है। ये हैं 4 जिले पुदुचेरी के। आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे अब जब भी पूछेगा कि माहे किस राज्य में है, केरला में है, कराईकल किस राज्य के तट पर है, तमिलनाडु के तट पर है। तो ये है 4 जिले। तो इस तरह से हो गया आज भारत की अवस्थिति और विस्तार, चैप्टर खत्म, भारत की अवस्थिति और विस्तार। मैंने बहुत ही धैर्यपूर्वक धीरे धीरे एक एक चीजों को आपको बहुत ही समझा कर इसलिए बताया ताकि समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको आज पसंद आया होगा। मैंने जो भी बोला उसे धैर्यपूर्वक लिखते जाइए, भारत की अवस्थिति विस्तार। इसके बाद दूसरा चैप्टर होगा भारत के प्रमुख द्वीप, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार भारत के द्वीप हैं, भारत के प्रमुख द्वीप, भारत का समुद्री सीमा या भारत की समुद्री सीमा में भारत का अधिकार। जैसे आप जानते हैं कि 200 नॉटिकल मील किसी भी देश की समुद्री सीमा होती है, तट रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक किसी भी देश की समुद्री सीमा होती है, और भी कुछ सीमाएं हैं। तो इस तरह से अगले वीडियो में होगा भारत के प्रमुख द्वीप, समुद्री सीमा, भारत के सागर, खाड़ियां और चैनल, जैसे श्रीलंका और भारत के बीच में एक चैनल है। तो इस तरह से अगले वीडियो में आप इन चीजों पर अध्ययन करेंगे। छोटा वीडियो होगा लेकिन बेहद जरूरी है, वहां से प्रश्न हमेशा उठते रहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराइएगा भारतीय भूगोल के पहले अध्याय के संदर्भ में, ताकि हम आगे अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।